नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने बजट के बारे में चर्चा की थी कि बजट क्या होता है, उसके क्या क्या भाग होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का क्या महत्व होता है, सार्वजनिक जो बजट जारी किया जाता है उसका क्या महत्व होता है। ठीक है, उसके संबंध में जो इतिहास है कि बजट के निर्माण की प्रक्रिया कब से चालू हुई और जेम्स विल्सन का उसमें क्या योगदान था। साथ ही बजट निर्माण की जो प्रक्रिया होती है आज के समय में जो प्रचलित है संसद में, उसमें 5 चरण कौन कौन से होते हैं, पाँचों चरणों में क्या क्या काम होता है। और इसके अलावा कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं, जो तृतीय चरण में कटौती प्रस्ताव पेश किए जाते हैं कि सांकेतिक कटौती क्या होती है, आर्थिक कटौती क्या होती है और आपका नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है। और इसके साथ ही बजट के जो प्रकार होते हैं वो हमने देखा था। अब आज से यहाँ जो चालू कर रहे हैं वो है आपका बजट के भाग क्या होते हैं, बजट के अवयव क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर बजट के भागों या बजट के अवयवों की चर्चा करें तो इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है सामान्य तौर पर। एक क्या होगा आपका सार्वजनिक आय, दूसरा क्या होगा सार्वजनिक व्यय। जो सार्वजनिक आय होगा वो आय दो प्रकार से होगी। पहला कैसे, राजस्व के माध्यम से, या दूसरा पूंजीगत तरीके से। सरकार को जो आय होगी, सार्वजनिक आय प्राप्त होगी, वो दो तरीके से हो सकती है, या तो राजस्व के माध्यम से या पूंजीगत तरीके से। अब जो राजस्व के माध्यम से होगी, ये राजस्व दो प्रकार से मिल सकता है, या तो कर राजस्व होगा या गैर कर राजस्व होगा। ठीक है, और ये जो कर राजस्व होगा ये भी दो तरीके से प्राप्त हो सकता है। पहला प्रत्यक्ष कर राजस्व, दूसरा अप्रत्यक्ष कर राजस्व। ठीक है, समझ गए आप अभी कि सार्वजनिक आय जो होती है सरकार की, वो सार्वजनिक आय में दो भाग होते हैं, या तो राजस्व मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, कुछ पूंजीगत तरीके से लाभ मिल जाए उनको। जो राजस्व है दो प्रकार से प्राप्त होगा, कर के रूप में और गैर कर के रूप में। जो कर है वो वाला भी दो प्रकार से प्राप्त होगा, प्रत्यक्ष कर के रूप में और अप्रत्यक्ष कर के रूप में। तो ये तो क्या हो गया आय वाला पोर्शन। दूसरा अवयव होता है व्यय का, सार्वजनिक व्यय, सरकार जो खर्चे करती है, तो खर्चे भी कहाँ होंगे, या तो राजस्व वाले खर्चे हो जाएंगे या फिर पूंजीगत वाले खर्चे हो जाएंगे, पूंजीगत व्यय हो जाएगा। तो आज के हमारे टॉपिक में हमको इन्हीं भागों को विस्तार से समझना है। सबसे पहले आता है सार्वजनिक आय क्या होती है। तो इसमें सार्वजनिक आय में, आय का मतलब तो आप समझते होंगे, आय का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हमको क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही, धन प्राप्ति हो रही है। जैसे अगर आपको सैलरी मिल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। वैसे ही सरकार की भी आय प्राप्त हो रही, सरकार को भी आय प्राप्त हो रही कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो इसमें किस किस प्रकार की आय को शामिल किया जाता है, तो इसमें सरकार को विभिन्न स्रोतों, करारोपण पद्धतियों के द्वारा प्राप्त आय को रखा जाता है। विभिन्न स्रोत क्या हो सकते हैं, विभिन्न स्रोत यहाँ पे सरकार के जो उद्योग धंधे चल रहे हैं वहाँ से प्राप्त हो रहा है, सरकार लोगों से पब्लिक से कर वसूलती वहाँ से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, करारोपण पद्धतियाँ, तो यहाँ से जो पूरा पैसा मिलता है, आय एकत्रित होती है, उसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक आय बोला जाता है। सार्वजनिक आय से सरकार अपने समस्त कार्यों का संचालन करती है। जैसे बोलते हैं ना कि सरकार को क्या करना है, सामाजिक कल्याण करना है, लोक कल्याण करना है। ठीक है, सरकार को क्या करना है, अधोसंरचना का विकास करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए पैसा लगता है। पैसा कहाँ से आएगा, तो सरकार को आय प्राप्ति होगी, वो पैसा आ रहा है और वो जो आय प्राप्ति होगी कहाँ से होगी, जनता से होगा वो आय प्राप्त, कर के रूप में, या फिर सरकार के जो उद्योग धंधे चलते हैं या कुछ अन्य सेवाएं प्रदान करती है, वो हम आगे देखेंगे। उन सेवाओं के माध्यम से सरकार अपना आय एकत्रण करती है। अब यहाँ पर आता है कि जैसे हमने पहले ऊपर डिस्कस किया, सार्वजनिक आय के दो भाग होते हैं। कौन कौन से, एक राजस्व प्राप्ति, दूसरा पूंजीगत प्राप्ति। तो अब सबसे पहले देखते हैं राजस्व प्राप्ति क्या होती है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं। तो राजस्व प्राप्ति वाला जो भाग होता है, राजस्व प्राप्ति का जो पोर्शन होता है बजट का, उसमें उन आय स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके लौटाने का दायित्व तो सरकार पर नहीं होता है, या जिनके साथ संपत्तियों की बिक्री नहीं जुड़ी होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सरकार को जो आय प्राप्त हो रही है, उस प्राप्त हुई आय का सरकार पर कोई दायित्व तो नहीं पड़ता है, सरकार पर कोई बोझ नहीं बढ़ता है। ठीक है, सरकार को जो आय जहां से भी प्राप्त हुई है उसको लौटाने का उनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त समस्त आयों को शामिल किया जाता है। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो इसके उदाहरण देखेंगे हम, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसमें सरकार का उत्तरदायित्व क्यों नहीं बनता है। मतलब जिन जो आय प्राप्त हो रही सरकार को, उसमें उनका कोई एक तरीके से रिटर्न का वो योगदान क्यों नहीं बनता। ठीक है,
तो इसमें दो चीज़ें शामिल होती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था राजस्व प्राप्तियां में, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। ठीक है, कर राजस्व, गैर कर राजस्व। अब देखो, सरकार को आप जो भी कर देते हो, चाहे वो कर आप प्रत्यक्ष वाला दे रहे हो, चाहे वो कर आप अप्रत्यक्ष वाला दे रहे हो। अप्रत्यक्ष कर जीएसटी के रूप में जाता है, प्रत्यक्ष कर आपका अलग अलग रूपों में जाता है, चाहे आय कर हो, चाहे निगम कर हो, अलग अलग टाइप से। ठीक है, तो यहां पर सरकार को जो आप टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार का वहां पे कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है जनता के प्रति। मतलब आप जो टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स के एवज में ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं सरकार से कि वो आपके लिए कुछ करेगी। सरकार का वहां पे कोई दायित्व तो नहीं बनता है। ठीक है, सरकार का वहां पे कोई कंपल्सन नहीं बनता है, कोई बोझ नहीं बनता है कि ये आपको काम करना ही है। वो करते हैं क्योंकि संविधान में लिखा हुआ, डीपीएसपी में लिखा हुआ है, उनको चुनाव जीतना है, इसलिए वो करते हैं। पर ऐसा कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो करेंगे ही। ठीक है, मतलब सरकार के वहां पे कोई बोझ नहीं बना। जैसा हमने ऊपर डिस्कस भी किया कि ये क्या होता है राजस्व प्राप्तियों की, यह उन खातों स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके लौटाने का दायित्व तो सरकार पर नहीं होता है। तो जो आप टैक्स दे रहे हैं, उसके बदले में सरकार भी आपके लिए कुछ करे, ऐसा कोई दायित्व तो सरकार का नहीं बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व वाला पोर्शन हो गया, जिसमें क्या है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। दूसरा आता है गैर कर राजस्व वाला पोर्शन। गैर कर राजस्व वाले पोर्शन में क्या आता है आपका, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त आय और ब्याज की प्राप्ति। सार्वजनिक प्रतिष्ठान क्या है, तो सरकार की जो कंपनियां हैं, सार्वजनिक प्रतिष्ठान मतलब सरकार द्वारा संचालित की जा रही कंपनियां, जिसमें आपके सभी पीएसयू आ जाते हैं, चाहे वो महारत्न हो, नवरत्न हो, मिनी रत्न हो, या इसके बाहर की कोई कंपनी हो। ठीक है, इन तीनों लिस्टों के बाहर भी कंपनियां चल रही वो सारी सरकार की छोटी छोटी, तो ये तो इसके बाहर की हो। और इसके अलावा ब्याज प्राप्ति, सरकार जिन लोगों को ऋण दे के रखी हुई है, उन ऋणों से उनको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रही है। सरकार ऋण दो स्तरों पे देती है, आंतरिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर। बाह्य स्तर पर किसको ऋण देती है, देशों को देती है। जैसे भूटान को ऋण दे दिया, नेपाल को ऋण दे दिया, बांग्लादेश को ऋण दे दिया, तो वो लोग ब्याज चुकाते रहेंगे, तो उस ब्याज से हमको क्या है, सरकार को आय प्राप्त होगी। या आंतरिक स्तर पर सरकार ने क्या दे दिया, अनुबंध पत्र जारी करके ऋण वगैरह दे दिया। ठीक है, इस टाइप से अनुबंध पत्र वापस लेकर ऋण दिया, इस टाइप से, तो वहां पे भी सरकार को ब्याज प्राप्त होगी। तो इन सभी चीजों से के माध्यम से सरकार को एक तरीके से आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सरकार की राजस्व प्राप्तियां हो गई सार्वजनिक आय के अंतर्गत। अब दूसरा हिस्सा आता है सार्वजनिक आय के अंतर्गत का, वो है आपका पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्ति को देखते हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं उसको देखते हैं। तो ये ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो केंद्र सरकार के दायित्व ऋण में वृद्धि लाती हैं। देखो, जैसे हमने क्या देखा था राजस्व प्राप्तियों में, कि राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिसका सरकार पर कोई दायित्व तो नहीं बनता है, सरकार पर कोई बोझ नहीं आता है। ठीक है, पर पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, थोड़ी सी उल्टी होती है। मतलब सरकार को आय तो प्राप्त होगी, पर उस आय के साथ साथ सरकार का कुछ दायित्व भी अब बनेगा, सरकार पर किसी न किसी प्रकार का बोझ भी आएगा। ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्तियों को परिभाषा के रूप में देखते हैं कि ऐसी प्राप्तियां जो केंद्र सरकार के दायित्व या ऋण में वृद्धि लाती हैं अथवा केंद्र सरकार की संपत्तियों में कमी लाती हैं। राजस्व प्राप्तियों में साफ साफ हमने पढ़ा था कि ना तो केंद्र सरकार के दायित्वों में वृद्धि होगी, ना ही उसकी परिसंपत्तियों में कमी आएगी। यहां पे क्या होगा, या तो केंद्र सरकार के दायित्वों में वृद्धि होगी अथवा उसकी परिसंपत्तियों में कमी आएगी। आय दोनों जगह बढ़ेगी, पर दोनों जगह आय बढ़ने के बाद सरकार के उसमें, एक सरकार के दायित्वों में अलग अलग तरीके से परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो अब पूंजीगत प्राप्तियों के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। इसको डिटेल में समझते हैं, कैसे सरकार के दायित्व में वृद्धि होती है इसको समझते हैं। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति में दायित्व में वृद्धि वाला, दूसरा होता है संपत्ति में कमी वाला। दोनों पॉइंट हमने पढ़े, या तो दायित्व में वृद्धि होगी या संपत्ति में कमी आएगी। तो मान लो दायित्व में वृद्धि कैसे होगी, जैसे सरकार ने क्या कर लिया, ऋण ले लिया। सरकार ऋण दो तरीके से ले सकती है, या आंतरिक स्तर पर, मतलब देश में ऋण उठा रहे किसी से, या फिर बाह्य स्तर पर, मतलब विभिन्न देशों या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से क्या ले ले, लोन ले ले। ठीक है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, आपका आईएमएफ हो गया, एनडीबी हो गया। ठीक है, यहां से वो लोन ले ले। तो अब यहां पे क्या आता है, सबसे पहले कि आंतरिक ऋण। तो मान लो सरकार क्या करती है, ऋण लेती है,
कोई सा भी ऋण हो, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। आंतरिक ऋण किससे ले सकती है? देश की जनता से ले सकती है, बॉन्ड वगैरह के माध्यम से, या फिर आरबीआई से ले सकती है। तो मान लो सरकार ऋण लेती है, इससे सरकार के दायित्व में वृद्धि कैसे होगी? तो सरकार ने जो भी ऋण लिया है उसको आज नहीं तो कल एक टाइम पीरियड के बाद उसको उस ऋण को क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि अगर 10 साल के लिए ऋण लिया है तो 10 साल बाद आपको उस ऋण को लौटाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लिए गए ऋण पर सरकार को ब्याज भी देना होगा। हमारे जैसे हम लोग के साथ होता है कि अगर हम किसी से कोई ऋण लेते तो हमको ब्याज देना पड़ेगा हर महीने, वैसे ही सरकार को भी करना पड़ेगा कि सरकार ने जिससे भी ऋण लिया है उसके बदले में उसको क्या करना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा उसको हर महीने। तो इससे क्या हुआ? सरकार के दायित्व में वृद्धि हुई है। ठीक है, समझ गए? अगला आता है इसमें कि संपत्ति में कमी। अब संपत्ति में कमी कैसे हो जाएगी? देखो, सरकार को आय तो प्राप्त होगी पर सरकार की संपत्ति कम हो जाएगी। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है विनिवेशन और निजीकरण। अब जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो, अभी जस्ट हाल ही में सरकार ने क्या कर दिया? एयर इंडिया का क्या कर दिया? विनिवेशन कर दिया। ठीक है, एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया, कायदे से विनिवेशन भी नहीं हुआ, निजीकरण हो गया उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सरकार को एक अमाउंट प्राप्त हुआ, मतलब वो सरकार की किस चीज में कंसीडर किया जाएगा? आय में कंसीडर किया जाएगा। पर वहीं उसका दूसरा पक्ष देखिए आप, तो सरकार के हाथ से एक संपत्ति चली गई। सरकार की एक जो कंपनी थी संपत्ति के रूप में उनके पास थी, वो अब उनके हाथ से चली गई किसी और के पास। तो सरकार को आय तो प्राप्त हो गई, जितने रुपए में बेचा उस कंपनी को उतने रुपए उनको धन के रूप में जो धन मिला वो उनकी आय हो गई, पर दूसरी तरफ उनकी संपत्ति में कमी आ गई। तो ये क्या होता है? पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, और ये पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति दोनों मिला के क्या बनाते हैं? सरकार के सार्वजनिक आय के अंग बनते हैं, बजट के अंग बनते हैं। ठीक है, अब अगला आता है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय में देखते हैं क्या होता है। तो इसके अंतर्गत व्यय मतलब तो समझ गए आप, व्यय मतलब क्या होता है? खर्चा होता है। ठीक है, मतलब सरकार कहां कहां खर्चा कर रही है। तो इसके अंतर्गत उन समस्त सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिसके आधार पर सरकार विभिन्न मदों पर व्यय करती है। उन समस्त सिद्धांतों का अध्ययन जिसके अंतर्गत सरकार क्या करती है? खर्चा करती है। विभिन्न मद मतलब अलग अलग आइटम्स में, अलग अलग आइटम्स मतलब अलग अलग क्रियाकलापों में, कार्यों में, योजनाओं में, प्रक्रियाओं में। ठीक है, सार्वजनिक व्यय के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा क्या किया जाता है? बजट तैयार किया जाता है। सरकार को खर्चा कहाँ करना है, इस हेतु भी क्या किया जाता है? बजट तैयार किया जाता है। अब अगेन ये जो सार्वजनिक व्यय है इसके दो भाग होते हैं। हमने ऊपर भी टेबल में डिस्कस किया था कि जो सार्वजनिक व्यय है उसके दो भाग होंगे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। तो उसी चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका राजस्व व्यय। तो इसके अंतर्गत क्या रहता है कि वे सभी खर्च जो किसी भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते एवं देनदारी में कमी नहीं लाते हैं, राजस्व व्यय कहलाते हैं। दो चीजें आपको एक साथ याद रखनी है। पहला कि इन खर्चों से, इस प्रकार के खर्चों से, राजस्व खर्चों से, राजस्व व्यय से सरकार की भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है, और साथ ही साथ सरकार की देनदारी में भी कोई कमी नहीं आती है। दो चीजें एक साथ रहेंगी कि न सरकार के लिए कोई संपत्ति निर्मित होगी और न ही सरकार की किसी देनदारी में कमी आएगी। पॉइंट को समझते हैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में कि राजस्व व्यय में क्या है, कुछ चीजें शामिल होती हैं। उन चीजों को समझते हैं तो अपने को पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखो, राजस्व व्यय में दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक कौन सी? गैर विकासात्मक, दूसरी विकासात्मक। ठीक है, गैर विकासात्मक और विकासात्मक। अब यहाँ पे गैर विकासात्मक में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? जैसे शासकीय सेवाओं पर व्यय हो गया। अगर सरकार किसी शासकीय सेवा में खर्च कर रही है तो क्या इससे किसी भौतिक परिसंपत्ति का निर्माण होगा या फिर सरकार की किसी देनदारी में कमी आएगी? जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा, ऐसा तो नहीं होगा। तो सरकार शासकीय सेवाओं में व्यय कर दिया, या फिर सैलरी दे रही है, सब्सिडी दे रही है। अगर सरकार अपने शासकीय कर्मचारियों को सैलरी दे रही है तो उससे किसी प्रकार की कोई परिसंपत्ति का निर्माण कहीं नहीं होगा, सरकार जिसमें सरकार का क्या रहे? आधिपत्य रहेगा। या फिर सरकार की कहीं किसी देनदारी में कमी नहीं आएगी। देनदारी का मतलब सरकार ने किसी से कुछ लेके रखा हुआ था, उसको वापस लौटाने की बात हो रही है। ठीक है, या फिर सरकार कहीं ब्याज लौटा रही है, सरकार ने कहीं किसी से ऋण लिया हुआ था, उस ऋण पे ब्याज चुकाए जा रहे हैं। इससे सरकार की देनदारी में कमी नहीं आएगी। अगर सरकार उस ऋण को पूरा लौटा दे, मतलब मूलधन अमाउंट लौटा दे, तब सरकार की देनदारी में कमी आएगी। अगर लिए गए ऋण पर आप सिर्फ ब्याज भर रहे हैं तो इससे देनदारी में कमी नहीं आएगी। अगर लिए गए ऋण का आप मूलधन लौटाएंगे तो आपकी देनदारी में जरूर कमी आएगी। ठीक है,
इसके अलावा सरकारी अनुदान, इसके अलावा क्या है, सरकारी अनुदान सरकार जो क्या करती है, ग्रांट्स देती है अलग अलग संस्थानों को, तो उससे भी सरकार के उसमें कोई देनदारी में न कमी आती है, न संपत्तियों में वृद्धि होती है। तो ये क्या हो गया, गैर विकासात्मक हो गया। दूसरा होता है विकासात्मक, कि सरकार ने क्या कर दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सामुदायिक सेवाएं, कृषि, परिवहन, संचार, इन सब चीज़ों में खर्चा कर दिया। इन सब चीज़ों में जो खर्चा किया जा रहा है सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण या लोक कल्याण के नाम पर, इनको भी उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा एक तरीके से उसके लिए व्यय में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राजस्व व्यय में दो चीज़ें क्या हो गई, सम्मिलित हो गई। ठीक है, तो क्या था, भौतिक और वित्तीय परिसंपत्ति में निर्माण नहीं होता, देनदारी में कमी नहीं आती। ये दो तरीके से होता है, गैर विकासात्मक तरीके से, विकासात्मक तरीके से। गैर विकासात्मक तरीका मतलब इनमें सरकार जो खर्चा कर रही है, इनसे न किसी संपत्ति का निर्माण हुआ, न देनदारी में कमी आई। इसमें सरकार जो खर्चा कर रही है, इनसे भी किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हुआ, न देनदारी में कमी आई। इसको सरकार करना पड़ेगा क्योंकि ये लोक कल्याण का अंग है। ठीक है, अब इसी का जो आपका व्यय है उसका अगला पोर्शन होता है, एक और भाग, वो है पूंजीगत व्यय। ठीक है, वो क्या होता है, तो यह वह जो भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। जस्ट उल्टा समझ लीजिए कि राजस्व व्यय में क्या था, किसी प्रकार कोई भौतिक परिसंपत्ति, वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा, देनदारी में कमी नहीं आएगी। जबकि पूंजीगत व्यय में क्या होगा, भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों को हो सकता है निर्माण हो जाए, उनके बनाने में सहायक हो जाए, और साथ ही साथ सरकार की देयता में भी कमी आ जाए, सरकार की देनदारी में भी क्या हो जाए, कमी आ जाए। तो वो सब क्या कहलाएगा, आपका पूंजीगत व्यय कहलाएगा। जैसे क्या हो गया, सरकार कहीं निवेश कर रही है, मान लो सरकार कहीं किसी अधोसंरचना विकास में, निर्माण में क्या कर रही है, निवेश कर रही है, कहीं कोई उद्योग लगा रही सरकार, तो इससे क्या हुआ, सरकार की वित्तीय या भौतिक परिसंपत्तियों में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। या फिर सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, कहीं किसी कोई ऋण अदायगी की जा रही है। ऋण अदायगी मतलब सरकार ने कहीं से कोई लोन लेके रखा हुआ था, जैसे उदाहरण के लिए मान लो अभी सरकार ने लोन लेके रखा हुआ है 1 लाख करोड़ रुपए का जापान की सरकार से, बुलेट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तब उसको क्या है, जब भी आपका समय पूरा होगा, जितने साल के लिए लोन लिया गया है, शायद तक 50 साल के लिए है, उसके बाद जब भी समय पूरा होगा तो सरकार को उस लोन को लौटाना पड़ेगा। तो अभी तक तो क्या है, सरकार पे एक तरीके से बोझ है, देनदारी है सरकार की, लौटाना है। जब उसको लौटा देंगे तो सरकार की देयता में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, आपका बजट के अवयव हैं। अब एक चीज है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है पहले, राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, सामान्य शब्दों में बात करें कि सरकार का जो टोटल वो है, व्यय है, वो टोटल आय से क्या हो, अधिक हो जाए। मतलब साल भर में, एक वित्तीय वर्ष में सरकार ने जितनी कमाई की है उससे ज़्यादा सरकार ने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा या सरकार का घाटा बढ़ता गया। इसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा बोलते हैं। अब ये राजकोषीय घाटे के प्रबंधन के लिए सरकार ने क्या किया, देखो राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, मतलब सरकार को एक तरीके से लंबे समय से हानि होती आ रही है, सरकार को लंबे समय से नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये नुकसान सब कहाँ शो होगा, लेजर बुक में शो होगा। सरकार की जो इमेज है वो खराब होगी। इस चीज़ को क्या करेंगे, वो सुधार करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को सुधार करेंगे कैसे, तो इसके लिए बाकायदा सरकार द्वारा क्या किया गया, एक कानून लाया गया। उस कानून में क्या किया गया, प्रावधान किया गया कि हमको राजकोषीय घाटे को कैसे कम करना है, या बजट को कैसे क्या करना है, विनियमित करना है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम बोलते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, एफआरबीएम अधिनियम को अगस्त 2003 में लागू किया गया तथा अधिनियम को लागू करने के नियमों को जुलाई 2004 में क्या किया गया था, अधिसूचित किया गया था। 2003 में कानून आता है, 2004 से कानून लागू होता है। ठीक है, एफआरबीएम का उद्देश्य क्या था, केंद्र सरकार को राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालीन वृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाना। मतलब राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उनको क्या करना, उत्तरदायी बनाना। सामान्य शब्दों में उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनको अपना ये दायित्व तो समझना चाहिए कि हमको सरकार का जो घाटा है उसको क्या है, कम करना है। ठीक है, अधिनियम केंद्र सरकार के ऋण एवं राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा क्या करता है, निर्धारित करता है। जैसे सरकार ने क्या है, अपर लिमिट बना के रखी हुई है कि एक वित्तीय वर्ष में हमारा राजकोषीय घाटा इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। जैसे अभी के लिए क्या है, सरकार का टारगेट क्या है कि 3%, जीडीपी का 3%, घाटा जो होगा जीडीपी का 3% से क्या है, अधिक नहीं होना चाहिए। सरकार ने क्या बना के रखा है, टारगेट बना के रखा हुआ है। ठीक है, अभी के लिए।
इसके अलावा ये जो एफआरबीएम है इसने राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3% तक सीमित कर दिया, वही टारगेट हमारा। फिर वर्ष 2004 में 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद राज्यों ने अपने स्वयं के, अब देखो ये क्या था, एफआरबीएम अधिनियम केंद्र सरकार के लिए था, पर घाटे में तो राज्य सरकारें भी चल रही हैं, उनका भी अपना राजकोषीय घाटा चल रहा है, तो उनके लिए उनने भी अपना एक दायित्व समझा इसके माध्यम से, तो उनने अपने लिए अलग से प्रावधान कर लिया, और उनके लिए भी क्या हो गया, वही जीडीपी का एसजीडीपी का, स्टेट जीडीपी का क्या हो गया, 3% तय कर दिया गया। ठीक है, यह केंद्र सरकार के राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाने या मध्यम अवधि के ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को अनिवार्य करता है। इससे क्या होता है, सरकार के बजट में क्या आती है, पारदर्शिता आती है, बजटीय प्रक्रिया में, बजट निर्माण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है, जनता को पता चलता है कि सरकार कितने घाटे में चल रही है। ठीक है, तो ये क्या था, आपका पूरा बजट था। यहाँ से आज से आपका जो बजट वाला पोर्शन है, यूनिट 1 का जो 3rd टॉपिक है, जिसमें आपका पूरा बजट वगैरह दिया हुआ है, मौद्रिक नीति दी है, वित्तीय समावेशन दिया है, बैंकिंग सेक्टर दिया है, पूंजी बाजार दिया है, ये टॉपिक आज से यहाँ से आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर से जो हम चालू करेंगे वो क्या होगा, आपका कर व्यवस्था रहेगी आपकी। ठीक है, कर प्रणाली जो रहेगी उसको हम चालू करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।